नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीतना है तो खुद से लड़ो, जीतना है तो खुद से लड़ो। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको जीत हासिल करनी है तो आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा और जिस दिन आप अपने आप से लड़कर अपने आप से जीत हासिल करोगे तो वहीं से सफलता के रास्ते वहीं से खुलने शुरू हो जाते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। इन्होंने लिखा है या टाइटल दिया है, जीतना है तो खुद से लड़ो, जीतना है तो खुद से लड़ो। एक जंग खुद से, एक जंग खुद की खुद से। यह बुक तरुण सिंह जी ने लिखा है। इसके राइटर जो हैं, इसके लेखक हैं तरुण सिंह। और हम आपके लिए लेकर आए हैं यह पूरी किताब की सीरीज। हम एक ऑडियो वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप इस किताब को ईयरफोन लगा के सुन भी सकते हैं और अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हैं। और यदि आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेज़न पर जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेखक जी का क्या कहना है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, मेरे माता पिता को समर्पित, जिन्होंने खुद की सुख सुविधाओं को नज़रअंदाज करके मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद की। मैं आज भी उन्हीं के प्रयासों की वजह से हूँ। इस दुनिया के समस्त माता पिता समुदाय को मेरा सत सत नमन, ऐसा राइटर का कहना है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। मेरे माता पिता को समर्पित, जिन्होंने खुद की सुख सुविधाओं को नज़रअंदाज करके मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद की। मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की प्रयासों की वजह से हूँ। इस दुनिया के समस्त माता पिता समुदाय को मेरा सत सत नमन। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी है और हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि सभी माता पिता को आज दुनिया में जो भी कुछ कोई हो वो अपनी माता पिता की मेहनत से वो अपनी जगह बना पाया है। इसलिए उन माता पिताओं को हमारा सत सत नमन। दोस्तों, ये कुछ लिस्ट दिया गया है, कुछ कॉन्टेस्ट दिया गया है, कुछ अनुक्रमणिका दिया गया है। तो हम पार्ट वाइज करके देखेंगे। पहले पार्ट में हम आपको पहले पार्ट में हम आपके लेकर आएंगे आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए, मतलब व्हाट आर रीज़न हाउ टू रीड दिस बुक, आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसके बारे में लेखक जी ने लिखा है। दूसरे पार्ट में लिखा है, दूसरे लेसन में लिखा है इन्होंने, खुद को पहचानो। और तीसरे लेसन में लिखा है, लक्ष्य निर्धारित करो। और चौथे लेसन में लिखा है, चुनाव सही रखें। पाँचवें लेसन में अनुशासन का महत्व। और छठें लेसन में मन बुद्धि और तन को जोड़ें। मन बुद्धि और तन को जोड़ें, यानी कि मन बुद्धि और तन को जोड़ें। सातवें में है, अपने मस्तिष्क को फिर से रिप्रोग्राम करो। और आठवें लेसन में है, 9 नियम फॉलो करें। और 9वें लेसन में है, असफलता को कैसे संभालें। और 10वें लेसन में है, अपनी कल्पना शक्ति के जरिए अपने लक्ष्य तक पहुँचें। और 11वें लेसन में है, आत्मा की आवाज़। और 12वें लेसन में है, आलस को कैसे दूर करें। 13वें में है, तनाव को बाहर निकालें। और 14वें में है, मोटिवेशन को कैसे बनाए रखें। और 15वें में है, आओ शुरू करें। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो चलिए आज पार्ट 1 में हम यही डिस्कस करेंगे, आपको किताब क्यों पढ़नी चाहिए। पूरी किताब की एनालिसिस किया जाएगा। तो अध्याय 1 है, आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसी पे आज हम देखेंगे। यह पार्ट मेरा 1 होगा और हम आपके लिए अलग अलग पार्ट में अलग अलग दिन में अलग अलग पार्ट लेकर आएंगे ताकि आप छोटे छोटे पार्ट में सुन सकें कम टाइम, ताकि आपका टाइम भी ना ख़राब हो और आपका काम भी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटर तरुण सिंह जी का कहना है कि आज आपने बहुत लोगों की बहुत सारी अलग अलग सक्सेस स्टोरी सुनी होगी,
बहुत सारी मोटिवेशन बुक्स पढ़ी होगी। यकीनी तौर पर वे सभी शख्स जिनकी बुक्स आपने पढ़ी होंगी वे अपने जीवन में सफल रहे होंगे, तभी उन लोगों ने अपने संस्मरण व अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करे होंगे। किंतु कई लोगों को मैंने यह भी कहते सुना है कि क्योंकि यह लोग अब सफल हैं इसलिए इनके लिए इस तरह की बातें करना बेहद आसान है। हिंदी में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। हालांकि इन सभी लोगों द्वारा बताई गई बातें उतनी ही सच हैं जितनी यह बात कि आप जिंदा हैं, किंतु फिर भी लोगों में यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उन्हें लगता है कि यह सभी लोग सफल हैं इसलिए इस तरह की बातें कर पा रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि तो मुझे इस बात ने रोमांचित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति जो सफल होने के लिए संघर्ष कर रहा है अगर बताए कि क्या है सफलता की कुंजी, तो शायद अब लोगों के लिए इस तरह की बातें करना उतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मैं एक आम इंसान हूँ, आप ही सब की तरह, जो कोशिश कर रहा है अपने सपनों को पाने की। दोस्तों, राइटर जी का कहना है कि हम भी आपकी ही तरह एक इंसान हैं जो कोशिश कर रहे हैं सपनों को पाने की, और जिसे पता है कि वह सफल होगा। पर क्या यह ही वह सही मौका है और समय नहीं है जब मैं इस सफलता की इमारत को खड़ा करने के रहस्य को आपसे साझा करूं? इसी बात ने मुझे जोश से भर दिया और प्रेरित किया कि सफलता की कुंजी आप लोगों के साथ साझा करूं। सफलता और असफलता का खुशी और गम के संबंध। सफलता और असफलता का खुशी और गम से संबंध। दोस्तों, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, आगे स्टोरी बहुत ही अच्छी है और आप लोग कहीं ना कहीं इस किताब को सुनकर एक तरीके से कुछ अलग जहाँ कहीं भूल कर रहे होंगे उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, संयम बरतें और इस किताब को ध्यानपूर्वक पूरी श्रद्धा लगन से सुने, तभी आपको इस किताब में रोचक और महत्वपूर्ण बातें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, राइटर का कहना है सफलता और असफलता का खुशी और गम से संबंध, मतलब इनका कहने का तात्पर्य है सफलता और असफलता की खुशी से गम का कैसा संबंध है। तो देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर घुमा फिरा कर बात ना करें तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, आप भी जीतना चाहते हैं, आप भी हर मंजिल पाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि लोग आपको सफल लोगों की श्रेणी में रखें। कुल मिलाकर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ है, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इमोशन है खुशी और गम। खुशी सब पाना चाहते हैं और गम से सब दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर उल्टा ही होता है। खुशी को हम तरसते रहते हैं और गम हमें घेरता रहता है। सफलता असफलता का सीधा संबंध खुशी और गम से है। ज़्यादातर सफल लोग अपने जीवन में खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर असफल लोग अपने जीवन में दुखी। किसी परिस्थिति में उल्टा भी होता है। जैसे सफल होते हुए कुछ लोग दुखी होते हैं, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि किसी परिस्थिति में उल्टा भी होता है। जैसे सफल होते हुए भी कुछ लोग दुखी होते हैं और वहीं दूसरी तरफ असफल होते हुए भी खुश होते हैं। शायद इसका एक कारण यह है कि सफल व्यक्ति जिसने लक्ष्यों को तो पा लिया है, लेकिन यह लक्ष्य उसके कभी थे ही नहीं। जैसे एक विद्यार्थी जिसे आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु अपने पिताजी के कहने पर उसे मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़े। हो सकता है
वह अपने एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण तो कर ले और डॉक्टर भी बन जाए, परंतु क्या वह कभी खुश रह सकता है? क्योंकि उसने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन असल में यह लक्ष्य उसके कभी थे ही नहीं। तो भला खुशी उसकी कैसे हो सकती है? और शायद वह अपनी पूरी ज़िंदगी दुखी रहे। तो समझने वाली बात यह है कि लक्ष्यों का चुनाव आपको सावधानी के साथ करना होता है, और यह लक्ष्य आपके स्वयं की होने चाहिए। तभी आप उन लक्ष्यों को पाने पर सच्ची खुशी का अनुभव कर पाओगे। कई बार हार कर भी आप खुश इसलिए हो जाते हो क्योंकि मन से तो आप हारना ही चाहते थे। असल में आपका लक्ष्य हारना ही था। यहाँ आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भला क्यों कोई इंसान असफल होना चाहेगा। तो इस बारे में राइटर कह रहे हैं कि भला कोई इंसान जानबूझकर हारना क्यों चाहेगा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि भला कोई इंसान जानबूझकर हारना क्यों चाहेगा। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मानो आपका स्वयं का बच्चा या आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का बच्चा आपके साथ पंजा लड़ना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप इस बच्चे से जीतना चाहोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहोगे कि आप उस बच्चे से हार जाएं और उसका उत्साह वर्धन करें, और साथ में इस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वह आपके लिए बहुमूल्य होगी। इस मुस्कान का मूल्य आप जीत कर भी नहीं चुका सकते थे। इसलिए आपका लक्ष्य होगा इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना, और उसके लिए ज़रूरी है हारना, और इस हार में भी आपकी जीत होगी और आप हार के भी बहुत खुशी का अनुभव करेंगे। यानी कि खैर मोटे मोटे तौर पर यह एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सफलता असफलता का यकीनी तौर पर संबंध और कहीं कहीं तो सीधा संबंध है। खुशी गम से, यह तो प्रकृति का नियम है। हर इंसान खुश रहना चाहता है और दुख को वह अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहता है। इसलिए इंसान हमेशा जीतना चाहता है और आप लक्ष्यों को पाते रहना चाहता है और वह अपने लक्ष्यों को पाते रहना चाहता है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जैसे खाना हमारे तन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही जीतना हमारे मन के लिए ज़रूरी है। जीता हुआ व्यक्ति आशान्वित हो जाता है, वही हारे हुए व्यक्ति को निराशा घेर लेती है। जीता हुआ व्यक्ति कॉन्फिडेंट फील करता है, तो वही हारे हुए व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जीता हुआ व्यक्ति अपने लिए और कठिन लक्ष्य तय कर लेता है, तो वही हारा हुआ व्यक्ति अपने वर्तमान लक्ष्यों से भी दूरी बनाने लगता है। जीता हुआ व्यक्ति समाज में अपना रुतबा बढ़ाता है, वही हारा हुआ व्यक्ति समाज से अलग थलग पड़ने लग जाता है। कुल मिलाकर यह तो हमें समझ में आ गया कि हर व्यक्ति जीतना चाहता है, वह हमेशा खुश रहना चाहता है। तो फिर क्यों इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं? ज़्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आइए इसे समझते हैं। अब राइटर का कहना है कि आपकी सफलता और असफलता के लिए हमें स्वयं जिम्मेदार हैं। यानी कि यदि हम सफल या असफल होते हैं तो वह स्वयं जिम्मेदार होता है, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे वह सफल होता है या असफल होता है। इनका कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है। जब इंसानी शरीर को भूख लगती है तो वह खाना खाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जब इंसानी शरीर को भूख लगती है तो वह खाना खाता है, जब प्यास लगती है तो वह पानी पीता है। पर वह जीतना चाहता है तो वह जीत क्यों नहीं पाता है? वह अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है? वह कौन सी चीज़ है जो उसे रोक रही है, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है? कौन है जो उसका दुश्मन है? आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन इसका एकमात्र कारण वह खुद ही है। वह खुद ही है जो अपने आप को सफल नहीं होने दे रहा है, ऐसा राइटर का मानना है। आगे इनका कहना है कि वह
हाँ वह आप ही हो। हाँ वह आप ही हो जो आपके आगे नहीं बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। जब लोगों से अक्सर इस सवाल का जवाब मांगा जाता है तो उनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं कि मेरा बॉस नहीं चाहता मैं तरक्की करूं, मेरा ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है, मेरे घर पर शांति नहीं रहती है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत कॉलेज का चुनाव कर लिया, मेरी उम्र अभी कम है, मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं कभी सफल बनूं, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, हमारे यहाँ का मौसम सही नहीं रहता है, हमारे देश की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं, इत्यादि तमाम प्रकार की ऐसी भावनाएं आने लगती है। इनका आगे यह कहना है कि यह हारने वाले लोगों की आम बोलचाल की भाषा है, यानी जो असफल हो जाते हैं उनकी यह आम बोलचाल की भाषा है। वह अपनी वर्तमान स्थिति के लिए बाहरी कारणों को हमेशा जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी दुनिया उनके खिलाफ है, उन्हें हराना चाहती है, तो फिर भला वो कैसे जी सकते हैं। यह सब बहाने बनाकर असल में वह अपने मन को सांत्वना तो देना चाहते हैं। वह अपने मन को यह समझा रहे होते हैं कि इन सब कारणों की वजह से यह तो होना निश्चित ही था, क्योंकि आपका वर्तमान हर परिस्थिति के लिए एक कारण जानना चाहता है और आप उसे वह कारण दे रहे होते हैं, और इस तरह से आप अपने अंतर्मन को इस बात के लिए राजी कर लेते हो कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हारना स्वाभाविक था और स्वाभाविक घटनाओं के लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप जिंदगी में पहली बार हारते हैं तो आपका मन इन कारणों से जल्द स्वीकार नहीं करता और दुखी हो जाता है, लेकिन बार बार हारने पर इसी तरीके से स्पष्टीकरण देने का कारण आपका अंतर्मन इन सभी कारणों को स्वीकार करने लग जाता है और उसके बाद हारना आपके अंतर्मन के लिए एक स्वाभाविक घटना हो जाती है, मानो जैसी आम बात हो। आगे लेखक का कहना है, आपका अंतर्मन यह बात मान लेता है कि हारना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि जब आप हार जाते हैं, राइटर का कहना है कि जब आप हार जाते हैं, बार बार हार जाते हैं, तो आपके मन में आपको बचाने के लिए तमाम प्रकार की दोषों का एक तरीके से झड़ी लगा देते हैं कि हमारी स्थिति नहीं ठीक थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, तमाम कारण आपके अंदर से फूट कर निकलने लगते हैं, ऐसा राइटर का मानना है। आगे इनका कहना है कि आपका अंतर्मन यह बात मान लेता है कि हारना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ना ही इसमें कुछ ऐसा है जिसका दुख मनाया जाता है। जब आप खुशियों को सफल होकर प्राप्त नहीं कर पाते तो हारने के बाद अपने अंतर्मन में स्पष्टीकरण के द्वारा ऐसा माहौल बना लेते हो जिससे कि आपको बहुत कम दुख हो और फिर हारने के बाद आपका अंतर्मन दुख मनाना या परेशान होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप जीतने के लिए भी पर्याप्त कोशिश नहीं करता या कहें तो काम कर देता है फलस्वरूप वह जीतने के लिए भी पर्याप्त कोशिश नहीं करता या कहें तो कम कर देता है और फिर बार बार हारता चला जाता है। हार का कारण, जस्टिफिकेशन ड्रिवेन मॉडल। इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, हार का कारण और जस्टिफिकेशन ड्रिवेन मॉडल है ये। आप स्वयं ही यहाँ पर अपने अंतर्मन की चारों तरफ एक जाल बुना दिया है जिससे आपका अंतर्मन चाहकर भी बाहर निकल पा रहा है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आपने स्वयं ही यहाँ पर अपने अंतर्मन के चारों तरफ एक जाल बुन दिया है जिसमें से आपका अंतर्मन चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। आइए इसे एक मॉडल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं जिसे हम जस्टिफिकेशन ड्रिवेन मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया है। सबसे पहले लिखा है इन्होंने असफलता। फिर जब इंसान असफल हो जाता है तो उसके दिमाग में एक जस्टिफिकेशन आता है।
फिर दुख को कम करना, फिर कम स्पार्क, फिर एक कम एफर्ट, फिर असफलता। मतलब एक तरीके से यह साइकिल है, एक तरीके से है एक साइकिल है जो निरंतर चलती रहती है। आगे इन्होंने लिखा है, जब आप हारते हो तो दुखी हो जाते हो क्योंकि यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और आपके मन में सुख को पाने की इच्छा को और भी प्रबल कर देती है, जो कि होना भी चाहिए। किंतु जब आप इस दुख को अपने द्वारा बनाए स्पष्टीकरणों के द्वारा कम कर देते हो तो अनजाने में उस चिंगारी को भी कम कर देते हैं जो और बेहतर प्रयासों के लिए ज़रूरी है। परिणाम स्वरूप अगली बार आप कम प्रयास करते हो, इसी वजह से फिर असफल हो जाते हो। फिर वही स्पष्टीकरण या बहाना आता है जो आपके द्वारा अपन और अनजाने में ही सही, किंतु आप फिर से अपने दुखों को अपनी कमियों को एक बार फिर से, क्योंकि पेज पलट गया था। हाँ ये हुआ, एक बार इसको फिर से पढ़ देता हूँ। जब आप हारते हो तो दुखी हो जाते हो क्योंकि वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और यह तो आपके मन में सुख पाने की इच्छा को और भी प्रबल कर देती है, जो कि होना भी चाहिए। किंतु जब आप दुख को अपने द्वारा बनाए स्पष्टीकरणों के द्वारा कम कर देते हो तो अनजाने में उस चिंगारी को भी कम कर देते हो जो और बेहतर प्रयासों के लिए ज़रूरी है। परिणाम स्वरूप अगली बार कम प्रयास करते हो, इसी वजह से फिर से असफल हो जाते हो। फिर वही स्पष्टीकरण या बहाना आता है आपके मन में आपके द्वारा अनजाने में ही सही, किंतु आप फिर से अपने दुख को कम कर लेते हो और फिर वापस ज़रूरी चिंगारी और कम कर देते हैं और अगला प्रयास और भी कमज़ोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप फिर से असफल हो जाते हैं और वही क्रम चलता रहता है। आगे इन्होंने फिर एक मॉडल दिया है जीत की कुंजी, और यह रियलाइजेशन ड्रिवन मॉडल है, रियलाइजेशन ड्रिवन मॉडल। और इसमें इन्होंने लिखा है कि असफलता के इस क्रम को आप तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो स्पष्टीकरण देना बंद कीजिए। आपकी हार के इकलौते जिम्मेदार आप स्वयं ही हैं। किसी बाहरी कारण की वजह से आप हारे नहीं हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश पर तो आपका नियंत्रण ही नहीं है। आपका नियंत्रण तो सिर्फ आप पर ही है। इन्होंने एक दूसरा मॉडल दिया है जो सफलता का मॉडल दिया है। जब आप सफल होते हैं तो रियलाइजेशन करते हैं और अधिक दुख और अधिक स्पार्क और अधिक एफर्ट, और आप सफल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप हारने के बाद भी जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले मानना, स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना सीखना होगा और यह भी सीखना होगा कि आपकी हार के जिम्मेदार आप ही हैं। परिस्थितियाँ जैसे आपके लिए हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी हैं। उन पर आपका नियंत्रण ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। आपका नियंत्रण केवल खुद पर ही हो सकता है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखें, गलतियों को स्वीकार करना सीखें। हाँ, यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा दुख भी पहुँचे, लेकिन आप जानते हो कि यह 100% आपके नियंत्रण में है। आप इसे चाहें तो बदल सकते हैं। यहाँ आपके मन में दोबारा आशा जगेगी जीत को पाने की, और अब आप अपनी गलतियों को पहचान कर अपनी कमियों को दूर करके फिर स्वयं को एकजुट करेंगे और फिर भी बेहतरीन प्रयास करेंगे और अब यकीनन जीत आपकी होगी। इस पूरे क्रम को आप ऊपर दिए गए मॉडल से समझ सकते हैं, जिसे हमने रियलाइजेशन ड्रिवन मॉडल का नाम दिया है। अगर आप शुरुआती प्रयासों में जीत ना भी पाएँ तो आप जिम्मेदारी लेना तो सीख ही गए हैं। आप फिर से अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और उन्हें सही करें और नई ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास करें। यही क्रम भी कुछ पिछले वाले क्रम की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि क्रम में हर बार आपकी ऊर्जा बढ़ेगी जबकि पिछले क्रम में हर बार आपकी ऊर्जा कम हो रही थी। इस पूरे प्रोसेस को हम दिए गए डायग्राम से समझ सकते हैं।
जिसे हमने द हेलिक इफ़ेक्ट का नाम दिया है। और आगे एक मॉडल इन्होंने दिया है लक्ष्य, द हेलिक्स इफ़ेक्ट मॉडल दिया है इन्होंने। आप पहले लक्ष्य निर्धारित करोगे। इन्होंने 2 मॉडल दिया है, एक बहाना बनाने वालों के लिए और एक कमियों को स्वीकार करने वालों के लिए। जो कमियां स्वीकार करते हैं वो अपने लक्ष्य और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, और जो बहाना बनाने होते हैं उनमें कोई लक्ष्य नहीं होता है, शुरुआत तो करते हैं पर उन्हें असफलता मिल जाती है। तो ऊपर दिए गए चित्र में द हेलिक्स इफ़ेक्ट में अनेक प्रयासों को इंगित कर रहे हैं। असल में दुख में ही सुख की कुंजी है। इसे नमकीन खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा और तीव्र हो जाती है। वैसे ही दुख सुख पाने के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम करता है। वह आपके मन को इस बात के लिए राजी करता है कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, अगर गलती हो गई तो अगली बार आप इस गलती को नहीं दोहराएंगे। हार का दुख आपके मन को मजबूती के साथ फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार करता है और आपके प्रयासों को कई गुना करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही दुख आपके सुख की इच्छा को और भी तीव्र कर देता है। जैसे नमकीन के बाद मीठा और भी अच्छा लगता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का भी उतना ही अधिक मज़ा आता है। जैसे धूप के बाद छाया का महत्व बढ़ जाता है, वैसे ही हारने के बाद जीत का महत्व बढ़ जाता है। तो इस किताब में हम चर्चा करेंगे, अगर आप असफल हो, हार चुके हो, आपका मन कमज़ोर पड़ चुका है, तो कैसे सफलता के द्वार को फिर से खोलना है, और उसके लिए आपको किसी और से नहीं अपितु लड़ना है सिर्फ अपने आप से, और जीतना है खुद को खुद से। इनका राइटर का कहने का तात्पर्य है कि आप बार बार असफल हो चुके हो, आप कमज़ोर पड़ चुके हो, फिर भी आप को सफलता मिल जाएगी, और उसके लिए आपको अपने आप से, स्वयं से, खुद से लड़ना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको अपने आप से जीतना पड़ेगा, तब आप सफल हो जाएंगे, ऐसा राइटर का कहना है। फिर उन्होंने लिखा है इंसानी जीवन अमूल्य है, यानी कि इंसान के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, इंसानी जीवन अमूल्य है। आपने एक बात बचपन में किताबों में ज़रूर पढ़ी होगी कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। मतलब इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसकी यह प्रकृति जानवरों से अलग है। लेकिन बस क्या इतना भर ही फर्क रह जाता है कि इंसानों और जानवरों में? आइए इसे समझते हैं। क्या आप जानते हैं इस धरती पर जीवों की 120 से 150 करोड़ की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक मानव, जो कि संसार की सबसे उच्च कोटि की प्रजाति है। मानव बाकी सभी सजीव प्रजातियों से बहुत उन्नत, और इसका वैज्ञानिक कारण है। इंसान के दिमाग में पाया जाने वाला सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यह दिमाग का वह हिस्सा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है और सोचने समझने, वस्तुओं को पहचानने और तथ्यात्मक आकलन करने के लिए होता है। मानव के अलावा कुछ और जानवरों में भी यह पाया जाता है, किंतु मानव के दिमाग में पाया जाने वाला यह हिस्सा बाकी जानवरों के दिमाग में पाए जाने वाले इस हिस्से के अनुपात में बहुत बड़ा होता है, और यहीं से सबसे बड़ा फ़र्क शुरू होता है। आज इंसान ने धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों को अपने बस में कर रखा है। इस धरती पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक स्रोतों का वह दोहन कर रहा है। कुल मिलाकर वह अपनी ज़िंदगी को उच्चतम आयाम में जी रहा है, क्योंकि वह सोच सकता है और इसलिए वह सही और गलत के बीच फैसला कर सकता है। वह कल्पना कर सकता है, साथ ही इस कल्पना को पूरा करने के लिए योजना भी बना सकता है। हाँ, लेकिन जानवर इतना सब कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जिस फर्क को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ वह है ग्रोथ करने की काबिलियत। इंसान स्वयं की और अपने समाज की जीवन शैली को लगातार सुधारता जा रहा है।
वह इंसानी जीवन को और आसान बनाता जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज से 2 साल पहले हज़ारों मील दूर बैठे अपने किसी दोस्त से बात करने के बारे में सोच सकते थे? शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या इसी तरह हम पक्षियों की भांति आसमान में उड़ने के बारे में सोच सकते थे? क्या हम चांद पर कदम रखने के बारे में सोच सकते थे? नहीं ना, परंतु इंसान ऐसा कर पाया अपने सतत प्रयासों की वजह से, वह अपनी कल्पना शक्ति की वजह से, अपने सोच सकने की खूबी की वजह से। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ ही इंसान होते हैं जो पूरे समाज को दिशा देते हैं। अधिकांश तो आज भी जानवरों की तरह सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जी रहे हैं। एक बार तुलना करके देखें एक शिकारी जानवर एक सर्वाइव कर रहे इंसान के साथ। जैसे जानवर शिकार कर रहा है खुद को जिंदा रखने के लिए, उसी तरह हम में से कुछ लोग भी कमा रहे हैं ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। जैसे जानवर शिकार कर रहा है खुद को जिंदा करने के लिए, वैसे ही कुछ इंसान सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और जैसे पेट भरा होने पर सिर्फ आराम करता है, उसी प्रकार कुछ इंसान सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। बाकी बचे समय और ऊर्जा को खर्च ही नहीं करना चाहते। तो खुद सोचिए क्या फ़र्क है कुछ जानवर और ऐसे लोगों में? क्या ऐसे लोग इतने बहुमूल्य इंसानी जीवन को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं? सही मायने में तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि वह सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए जी रहे हैं। वे सिर्फ उतना ही प्रयास कर रहे हैं जितना जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि खुद के सर्वाइवल के लिए किया गया काम गलत है, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही काम करना गलत है। इंसानी काबिलियत इससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ इतना करके तो आप अपनी क्षमताओं का सही से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और फिर भी वह एक दरिद्र की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या आपके ऐसे व्यक्ति पर हंसी नहीं आएगी? वह क्यों नहीं अपने संपत्ति का उपयोग करके अपनी दरिद्रता को दूर कर लेता? इसी प्रकार की परिस्थिति की कई इंसानों की है। अधिकांश को तो पता ही नहीं है कि उनके पास कितनी क्षमता है और पूरी ज़िंदगी अंडर वैल्यूड होकर निकाल देते हैं। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको अपने सही पोटेंशियल का ज्ञान करवाया जाए और वह तकनीक बताई जाए जिससे आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाएँ और यह जान पाएँ कि कैसे आप अपनी और अपने समाज की जीवन शैली को और बेहतर बना सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक सच्चा इंसान वही है जो स्वयं के साथ समाज में भी सुधार लाए या स्वयं और समाज की जीवन शैली को बेहतर बनाए। सामाजिक प्राणी होने का असली महत्व यही है। यही नहीं तो झुंड में तो जानवर भी रहते हैं। अब एक बार खुद के लिए सोच कर देखें कि कहीं आप भी तो सिर्फ स्वयं के बारे में ही तो नहीं सोचते और सिर्फ जिंदा रहने के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। अपना एक स्वस्थ मूल्यांकन करें। स्वीकार्यता हमेशा ज़रूरी होता है बदलाव के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि बदलाव का शुरुआती बिंदु स्वीकार्यता ही है। अगर आप मूल्यांकन में आप भी खुद को ऐसा ही पा रहे हैं तो आपको आज ही इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए। उसमें यह किताब आपकी पूर्णतः मदद करेगी। इंसान होना गर्व की बात है, किंतु गर्व करने से पहले सच्चे मायनों में इंसान होना ज़रूरी है। आप सभी लोग अभी अलग अलग किरदारों में होंगे। कुछ विद्यार्थी होंगे जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहते होंगे, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ अपने प्रोफेशनल करियर में सक्सेसफुल होना चाहते होंगे, कुछ व्यवसायी अपने व्यवसाय को बहुत फ़ायदेमंद बनाना चाहते होंगे और कुछ सेल्स पर्सन अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब हम में से अधिकांश जानते हैं कि हम क्या पाना चाहते हैं, लेकिन फिर क्यों हम हर बार चूक जाते हैं? हम जीतना चाहते हैं लेकिन फिर क्यों हार जाते हैं? क्यों हम हमारे प्रयासों को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं? क्यों हर बार लक्ष्य से हमारा ध्यान भटक जाता है?
क्यों हमारा फोकस बार बार टूट जाता है और क्यों कुछ लोग हमेशा जीतते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या करते हैं कि वह लोग हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब इस किताब में आपको मिलेगा। अगर सही मायने में कहूँ तो यह किताब आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। यह एक गुरु की तरह आपको आपकी गलतियाँ बताएंगी और उन्हें सही करने के तरीके और उन पर डटे रहने के लिए ज़रूरी संकल्प शक्ति का स्रोत भी बताएगी। इस किताब में बताए तरीकों से आप अपने जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बस आपको इस किताब को अंत तक पढ़ना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा संशोधन कर रहे हैं कि आपको इस किताब को अंत तक सुनना होगा और आप चाहें तो वॉल्यूम म्यूट करके आप इस किताब को पढ़ भी सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से आवाज़ को म्यूट करके वीडियो को पॉज करके आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर सुनिएगा और यह एक तरीके से आपको गाइड और गुरु की तरह काम आपको सफल बनाने में प्रयास करेगी। और इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय शुरू हो गया, खुद को पहचानो। दोस्तों, अब इस कड़ी को पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। आज का हमारा बस इतना ही है। दोस्तों, आपको सलाह दी जाती है कि आप इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और इस चीज़ को समझें। अगर आपको ऑडियो पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप वीडियो को पॉज करके ऑडियो म्यूट करके इस किताब को पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी समझ से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह किताब आपको गाइड करेगी और आपको इस किताब को सुनने में, पढ़ने में इंटरेस्ट होगा और आप यह किताब ज़रूर पढ़ोगे। दोस्तों, नमस्कार। अगले पार्ट के लिए बेसब्री से इंतज़ार करिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, नमस्कार।